प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे यूनान में सर्वप्रथम राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव के कारण। चूँकि हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत हमें ये जानना भी बहुत ज़रूरी है क्या कि भाई यूनान में ही सर्वप्रथम राजनीतिक चिंतन का जन्म, प्रादुर्भाव श्री गणेश क्यों हुआ, इसके क्या कारण हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप नोट करें, यूनान में सर्वप्रथम राजनीतिक चिंतन, पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव के कारण या उत्पत्ति के कारण या श्री गणेश के कारण, लेक्चर नंबर 10। यश बेटा नोट करें। मैं सभी विद्यार्थियों से यहाँ कहना चाहूँगा कि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों को अच्छे समझना चाहते हों, उसे इस लेक्चर को बेहतर तरीके से समझना निहायत ज़रूरी है। तो आप नोट करेंगे, यूनान में सर्वप्रथम राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव के कारण। यस, तो आज हमें ये देखना है कि भाई यूनान में सबसे पहले राजनीतिक चिंतन का जन्म क्यों हुआ। यूनानियों को ही राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता क्यों माना जाता है। यूनान में ही राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश मानने का क्या कारण है। यूनान में ही सर्वप्रथम क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यस बेटा, ध्यान दें। अब सबसे पहले ये बात तो स्पष्ट हो ही गई है कि राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, और राजनीतिक चिंतन क्या है इसके ऊपर मैंने अलग से भी लेक्चर अपलोड कर दिया है, तो यहाँ पर दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए प्रत्येक लेक्चर के साथ में कि भी राजनीतिक चिंतन किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक झलक मात्र देता हूँ क्या कि राज्य संबंधी मौलिक विषयों पर जो चिंतन मनन किया जाता है, जो विचार विमर्श किया जाता है, जो मीमांसा की जाती है, उसे ही राजनीतिक चिंतन कहा जाता है। अब ये जो राजनीतिक चिंतन है, इसका प्रादुर्भाव यूनान में ही सर्वप्रथम क्यों हुआ, इसके कारण समझने हैं हमें। तो सबसे पहले इधर आइएगा बेटा, ये डायग्राम मैंने बनाए हैं, इनके माध्यम से आप ये सारी बातें समझ जाएंगे। चलिए बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता यूनान को माना जाता है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता निम्न में से किसको माना जाता है, तो आपका आंसर होगा यूनान को, यूनानियों को। यश बेटा, अब राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता यूनान को माना जाता है, यूनानियों को माना जाता है, इसका कारण क्या है बेटा? इसका कारण ये है, यहाँ मैं 6 बिंदुओं के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पृष्ठभूमि के रूप में कहना चाहता हूँ कि यूनानियों को राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता इसलिए माना जाता है कि सबसे पहले यूनान के अंतर्गत ही व्यवस्थित, क्रमबद्ध रूप में और वैज्ञानिक राजनीतिक चिंतन किया गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में, चीन में, मिस्र में, ईरान में कोई राजनीतिक चिंतन नहीं हुआ। नहीं, भारत में भी वास्तविक रूप में देखा जाए तो बहुत गंभीर राजनीतिक चिंतन हुआ है। जब मैंने आपको प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन समझाया था, मनु, कौटिल्य, शुक्र इत्यादि, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने ऐसी ऐसी राजनीतिक शब्दावलियाँ दी हैं, ऐसी ऐसी राजनीतिक अवधारणा दी हैं, ऐसे ऐसे राजनीतिक सिद्धांत दिए हैं जिनको कि यूनान ने भी और संपूर्ण पश्चिम यूरोप ने भी नहीं दिया है आज तक भी। तो भारत कहीं पीछे नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है, भारत में भी राजनीतिक चिंतन हुआ है, चीन में भी हुआ है, मिस्र में भी हुआ है, ईरान में भी हुआ है, बेबीलोन में भी हुआ है, बेबीलोन में भी हुआ है। लेकिन अंतर क्या है बेटा? अंतर अगर हम केवल भारत की बात करें तो हम ये कहेंगे कि हमारे भारत के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन तो हुआ है, लेकिन भारत का जो राजनीतिक चिंतन है वह कहीं ना कहीं जो है धर्म से प्रभावित रहा है, जबकि यूनान का जो राजनीतिक चिंतन है वह व्यवस्थित रूप में, मतलब सिस्टेमेटिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है,
क्या बोल रहा हूँ मैं, व्यवस्थित है, क्रमबद्ध है और वैज्ञानिक रूप में राजनीतिक चिंतन दिया गया, इसलिए यूनान को ही राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता माना जाता है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है बेटा। वैसे राजनीतिक चिंतन भारत में भी किया गया है, चीन में भी किया गया है, लेकिन व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप में राजनीतिक चिंतन की बात आती है तो इसका श्री गणेश, इसका शुभारंभ, प्रारंभ, इसका प्रादुर्भाव, इसकी उत्पत्ति यूनान में ही हुई है। अब क्यों हुई है, ये 6 बिंदु से समझेंगे हम। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ यूनान के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन का जन्म होता है, इसके बारे में 2 विद्वानों के व्याख्यांश ले रहे हैं हम। एक तो बारकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश यूनान में होता है। क्यों होता है, ये कह रहे हैं कि यूनानियों के शांत मस्तिष्क और विवेक के कारण यूनान में राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश हुआ है। कौन कह रहे हैं, बारकर। आप पूरा लिख सकते हैं, राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश यूनान में हुआ है। यूनान में राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश इसलिए हुआ क्योंकि यूनानियों का मस्तिष्क शांत और विवेकवान था। यस, ये बारकर कह रहे हैं। दूसरा एक विद्वान है जिर्मन कह रहे हैं कि राजनीतिक चिंतन का आविष्कार सर्वप्रथम यूनान में ही हुआ था। यस, ये जिर्मन कह रहे हैं। तो 2 व्याख्यांश आप नोट कर लेंगे। अब नीचे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ नोट करेंगे यूनानियों से पूर्व, मतलब जब यूनानियों ने अपना चिंतन दिया, राजनीतिक चिंतन दिया, जैसे कि यूनान के राजनीतिक चिंतन की सर्वोत्तम जो अभिव्यक्ति होती है वह प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं में होती है। क्या, प्लेटो और अरस्तु की रचनाओं में होती है। प्लेटो की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक, अरस्तु की विश्व प्रसिद्ध पॉलिटिक्स में पूर्ण रूप में राजनीतिक चिंतन की अभिव्यक्ति होती है। तो ये 2 यूनानी राजनीतिक विचारक ऐसे हैं जिनके अंतर्गत वास्तविक रूप में, पूर्ण रूप में राजनीतिक चिंतन की अभिव्यक्ति होती है और इन्होंने व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप में राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। हालांकि प्लेटो की बात आती है तो एक काल्पनिक मात्र थे, वैज्ञानिकता की बात आती है तो अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स वैज्ञानिकता के आधार पर लिखी है, क्योंकि अरस्तु ने 158 नगर राज्यों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद में अपने सिद्धांत दिए हैं। अब ये सब चीज़ें मैंने आपको प्लेटो और अरस्तु के अंतर्गत अलग से समझा दी है, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत। यूनानियों से पूर्व, मतलब यूनानियों जो अपना राजनीतिक चिंतन दिया उससे पहले यूनानियों से पूर्व शासक और शासितों का अस्तित्व था। मतलब यूनानी राजनीतिक चिंतन से पहले शासक और शासितों का अस्तित्व तो था, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व नहीं था। आप देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। यूनानियों ने जब अपना राजनीतिक चिंतन दिया, उससे पहले शासक और शासितों का अस्तित्व तो था। शासक और शासित की अवधारणा मौजूद थी, लेकिन राजनीति नहीं थी, मतलब राजनीति का अस्तित्व नहीं था। और इस राजनीतिक चिंतन की शुरुआत यूनानियों से ही होती है। और इसके अंतर्गत व्यवस्थित रूप में शुरुआत की बात की जाती है तो ये प्लेटो से होती है, क्योंकि प्लेटो को ही राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है, प्लेटो को ही राजनीतिक सिद्धांत का जनक माना जाता है। तो व्यवस्थित रूप में राजनीतिक चिंतन की शुरुआत प्लेटो से होती है। प्लेटो की 2 रचनाएं राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, रिपब्लिक और द लॉज। रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नगर राज्य व्यवस्था, द लॉज का हिंदी अर्थ है कानून। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हमें ये देखना है कि भाई यूनान में सबसे पहले राजनीतिक चिंतन का शुरुआत या श्री गणेश क्यों होता है। तो आप नोट करेंगे प्रादुर्भाव के कारण, अर्थात यूनान में राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव के कारण। तो यहाँ मैंने एक व्याख्यांश और दी है। मैकिलवेन कह रहे हैं कि राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति भी ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है। क्या, मैकिलवेन कह रहे हैं कि राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, इसलिए कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम यूनान में ही राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव हुआ। किसके कारण, मैकिलवेन ने जो कहा है इनके आधार पर। ठीक है बेटा। अब आप स्वयं भी देख सकते हैं कि भाई राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति है ग्रीक शब्द पोलिस से ही तो हुई है? यस। चलो, प्रादुर्भाव के कारणों में सबसे पहला कारण है भौगोलिक स्थिति। बेटा वास्तव में देखा जाए तो यूनान के जो नगर राज्य थे, यूनान के जो सिटी स्टेट थे उस समय, आज राष्ट्र राज्य हैं, आज तो क्या है राष्ट्र राज्य हैं, लेकिन जो है यूनान के अंतर्गत
प्लेटो और अरस्तु के समय में नगर राज्य थे, सिटी स्टेट थे। तो भौगोलिक स्थिति के कारण वहाँ राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव हुआ। अब भौगोलिक स्थिति कैसी थी कि वहाँ पर जो नगर राज्य थे, ये नगर राज्य चारों तरफ से सुरक्षित थे, मतलब इनके ऊपर कोई अन्य राज्य आक्रमण नहीं कर सकता, भौगोलिक दृष्टि से ये सुरक्षित थे। इसी के साथ में वहाँ की जो जलवायु थी वो समशीतोष्ण थी, और समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत लोगों को किसी भी रूप में कपड़ों की, वस्त्रों की कोई परवाह नहीं होती है। अतः उनका सारा जो समय होता है वह चिंतन मनन में ही गया था। मतलब इन्होंने वास्तविक रूप में मानव समाज श्रेष्ठ कैसे बने इसके बारे में ही इन्होंने चिंतन मनन किया, इसी के ऊपर इन्होंने अपना पूरा ध्यान दिया, क्योंकि इनको ना तो बाहरी आक्रमण का कोई खतरा था और ना ही इनको अपने वस्त्रों की, मतलब मौसम की मार से बचने के लिए वस्त्रों की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड होती है तो वस्त्र चाहिए, लेकिन यहाँ की जो जलवायु थी समशीतोष्ण थी। तो मेरा कहने का मूल मतलब ये है कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी थी जिसके कारण वह राजनीतिक चिंतन किया गया, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के ऊपर ये बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि मानव अपने विवेक का प्रयोग करेगा या नहीं करेगा। इसलिए यूनान के अंतर्गत जो नगर राज्य थे, इन नगर राज्यों की भौगोलिक स्थिति क्या था, चारों तरफ से सुरक्षित थे ये, और इसी के साथ में इनकी जलवायु भी इनके अनुकूल थी। और विशेषकर जलवायु का मनुष्य के मस्तिष्क, विवेक, बुद्धि पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो पहला कारण ये होगा। तो भौगोलिक स्थिति जो है यूनानियों के चिंतन के अनुरूप थी, यूनानियों के चिंतन के अनुकूल थी, इनको पूरा समय मिला चिंतन करने के लिए। दूसरा है बेटा जिज्ञासावृत्ति। बेटा राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव है श्री गणेश सबसे पहले यूनान में क्यों है, इसका दूसरा कारण है जिज्ञासावृत्ति। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जिन लोगों में जानने की इच्छा होती है वो लोग निश्चित रूप में दार्शनिक बनते हैं। जो लोग ये कह देते हैं कि आज हमारे समाज में इस तरह की समस्या क्यों आ रही है, क्या हम हमारी समाज व्यवस्था को बदल नहीं सकते, इस तरह के प्रश्न जब मनुष्य के दिमाग में आने लग जाते हैं तो निश्चित रूप में यह प्रवृत्ति ही दार्शनिक बनने की है। जैसा कि स्वयं राजनीति विज्ञान के अरस्तु ने कहा है। क्या कहा है? अरस्तु कह रहे हैं सब मनुष्य जानना चाहते हैं। क्या? सब मनुष्य जानना चाहते हैं, और जानने की यह प्रवृत्ति ही आश्चर्यजनक है। जानने की यह प्रवृत्ति ही आश्चर्यजनक है, और जो ये आश्चर्यजनक प्रवृत्ति है जानने की, यही मनुष्य को दार्शनिक बनाती है। तो यूनान के लोगों में जो है जानने की जिज्ञासा थी, जानने की प्रवृत्ति। क्या जानने की प्रवृत्ति थी? कि क्या हम मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकते, क्या हम हमारी व्यवस्था में सुधार नहीं कर सकते, क्या हम ऐसे नियम नहीं बना सकते जिससे कि हम सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जब ये जानने की इनमें इच्छा हुई तो इस इच्छा से ही, इस प्रवृत्ति से ही जो है दर्शन पैदा होता है, दर्शन की भावना का जन्म होता है। तो इस कारण भी यूनान के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव हुआ। क्यों? क्योंकि यूनानी लोग जो है जिज्ञासा वृत्ति के थे, जानने की इच्छा वाले थे। तीसरा है विवेक बुद्धि। बेटा यूनान में सर्वप्रथम राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव का तीसरा कारण है विवेक बुद्धि। वास्तविक रूप में देखा जाए तो यूनानी किसी भी बात को अंधविश्वास के आधार पर यूं ही स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि प्रत्येक बात को तर्क, वितर्क और विवेक बुद्धि का प्रयोग करने के बाद में स्वीकार करते थे। जैसा कि स्वयं पेरिक्लीज कह रहे हैं कि यूनानी लोग जब तक वाद विवाद नहीं करते थे तब तक किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते थे। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि हमें इस बात को आज सीखना चाहिए कि बिना किसी वाद विवाद के, तर्क वितर्क के यूं ही किसी बात को स्वीकार ना करें। केवल श्रद्धा और विश्वास के सहारे हम जीवन ना जिएं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में हमें जो है वाद विवाद, तर्क वितर्क का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम केवल श्रद्धा, आस्था और विश्वास के सहारे जिएंगे, क्या अगर हम केवल आस्था, श्रद्धा, विश्वास के सहारे जीवन जिएंगे, फिर से बोल रहा हूँ, अगर हम केवल श्रद्धा, विश्वास, आस्था के सहारे जीवन जिएंगे तो ये जो राजनीति जिनके हाथों में होती है, राजनीतिक दृष्टि से यदि हम देखा जाए तो ये लोग हमारा भरपूर रूप में शोषण करेंगे, और अंत में जाकर स्थिति ये होगी कि अकल के अंधे लोगों के हाथों में राजनीति चली जाएगी। इसलिए हमें प्रत्येक क्षेत्र में वाद विवाद करना चाहिए। अब ये जो प्रवृत्ति थी ये यूनानी लोगों में थी, इसलिए राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव
राजनीतिक चिंतन का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम यूनान में हुआ। अगर भारत की बात की जाती है तो प्राचीन भारत की बात की जाती है तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसके अंतर्गत हम जो है विश्वास, श्रद्धा और आस्था के सहारे जीवन जिया है हमने, वहाँ पर तर्क वितर्क किया ही नहीं। और आज भी ये बातें कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत हैं, लेकिन यूनानियों के अंतर्गत ये नहीं है। वो किसी बात को स्वीकार करते हैं तो विवेक बुद्धि का प्रयोग करके करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं। इसलिए भी यूनान में सर्वप्रथम राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश हुआ। चौथा कारण है बेटा मनुष्य को अपनी महत्ता का ज्ञान। बेटा यूनान में सर्वप्रथम राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव का यह भी कारण है। क्या कारण है कि वास्तव में मनुष्य को अपनी महत्ता का ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? मनुष्य को ये महत्ता का ज्ञान हुआ, मनुष्य में ये विवेक बुद्धि जागृत हुई कि अगर हम चाहें तो अपनी व्यवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो सर्वोत्तम शासन प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो अच्छे नियमों को बना सकते हैं, अगर हम चाहें तो एक अच्छी समाज व्यवस्था, एक अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना कर सकते हैं। मनुष्य में ये विवेक आया, ये बुद्धि आई, मतलब मनुष्य को अपनी महत्ता का ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? और ये ज्ञान हुआ कि मनुष्य को इस बात का ज्ञान हुआ कि सब कुछ मनुष्य है, मतलब प्रत्येक वस्तु का मापदंड मनुष्य है। भले ही राज्य हो, समाज हो, कोई कानून हो, सब मनुष्य के लिए हैं। मनुष्य राज्य समाज के लिए नहीं है, बल्कि राज्य और समाज मनुष्यों के लिए है। इसलिए मनुष्य का नुकसान अहित नहीं होना चाहिए, बल्कि राज्य और समाज के नियमों में, उपनियमों में, प्रथाओं में, परंपराओं में, कानूनों में परिवर्तन किया जा सकता है और मनुष्य ऐसा कर सकता है। ये मनुष्य की महत्ता का, मनुष्य की बुद्धि का यूनानियों को ज्ञान हुआ। इसलिए राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश शुभारंभ प्रारंभ यूनान में हुआ। नेक्स्ट पांचवा है मानवीयता। मानवीयता बेटा यूनानियों ने वास्तविक रूप में मनुष्य को सेंटर पॉइंट माना, अपने चिंतन का जो केंद्र बिंदु बनाया वो मनुष्य को बनाया। कैसे? जैसे कि सोफोक्लीज एक विद्वान हैं, सोफोक्लीज कह रहे हैं कि मनुष्य एक अद्भुत वस्तु है। आप इसको समझना है, मनुष्य एक अद्भुत वस्तु है और मनुष्य से अद्भुत, पूरा नोट करेंगे, मनुष्य एक अद्भुत वस्तु है और मनुष्य से अद्भुत और कोई वस्तु नहीं हो सकती। कौन कह रहे हैं ये? सोफोक्लीज। मतलब यहाँ सोफोक्लीज कह रहे हैं कि मनुष्य से अद्भुत वस्तु कोई हो नहीं सकती। इसलिए मनुष्य के बारे में ही इन्होंने चिंतन किया, मनन किया कि भी मनुष्य अच्छे से अच्छा जीवन कैसे जी सकता है, मनुष्य के लिए कौन सी राजनीतिक व्यवस्था सर्वोत्तम होगी। इन बातों के बारे में इन्होंने चिंतन मनन किया। अब एक विद्वान और है वेपर, ये भी नोट करना है। वेपर कह रहे हैं कि अन्य राष्ट्रों ने यूनान के अलावा अन्य राष्ट्रों ने देवताओं, क्या देवताओं, प्रेत आत्माओं को बनाया। ज़रा समझें, अन्य राष्ट्रों ने देवताओं, प्रेत आत्माओं को बनाया, लेकिन यूनानियों ने मनुष्य बनाए। है ना डिफरेंस? तो इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि यूनानी जो थे ये जो है वास्तविक रूप में मानवीय समाज में किस तरह के नियम हो, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था हो, इसके ऊपर बल दिया है। इसलिए यूनान में सर्वप्रथम राजनीतिक चिंतन का जन्म होता है। अब एक बात और लिखेंगे बेटा, सिसरो का बेटा, आप नोट करेंगे यहाँ, सिसरो का बेटा जब एथेंस यात्रा पर गया तो उस समय सिसरो ने कहा, क्या कहा कि तुम मानव के दर्शन करने जा रहे हो। नोट करें, तुम मानव के दर्शन करने जा रहे हो। नोट करो, तुम मानव के दर्शन करने जा रहे हो और एथेंस में सर्वोत्तम मानव हैं। अब देखिएगा ज़रा, क्योंकि यूनान में कितने ही नगर राज्य हैं, उनमें से दो नगर राज्य महत्वपूर्ण हैं, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा। तो यहाँ पर सिसरो का बेटा जब एथेंस में यात्रा पर जाता है, एथेंस यात्रा पर जाता है, तो हम सिसरो भी कह रहे हैं अपने बेटे से कि तुम मानव के दर्शन करने जा रहे हो और एथेंस के मानव सर्वोत्तम मानव हैं। अब आप देखिएगा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है मानव को, मनुष्य को चिंतन का केंद्र बिंदु माना गया है। ठीक है बेटा, इस कारण भी यूनान में सर्वप्रथम राजनीतिक चिंतन का श्री गणेश होता है। अंतिम कारण विविध शासन प्रणालियों का महत्व। यूनान में राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव का ये छठा कारण भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। क्या कारण है? विविध शासन प्रणालियों का महत्व। वास्तव में यूनान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ थी,
प्लेटो ने भी जो है 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख किया है। अरस्तु ने भी 6 प्रकार की शासन प्रणालियों का उल्लेख किया है। अरस्तु ने तो जो है परिवर्तन चक्र का सिद्धांत भी दिया है, जिससे कि संविधानों में परिवर्तन चक्र का सिद्धांत कहा जाता है या संविधानों में काल चक्र का सिद्धांत कहा जाता है। जैसा कि अरस्तु ने 6 प्रकार की शासन प्रणालियाँ बताई हैं। नंबर 1 क्रम से बोलेंगे इसको। नंबर 1 राजतंत्र, फिर उसका विकृत रूप हो जाता है निरंकुश तंत्र, फिर शुद्ध रूप यश कुलीन तंत्र, फिर उसका विकृत रूप धनिक तंत्र, उसके बाद में संयत प्रजातंत्र या बहुतंत्र, जो कि अरस्तु सबसे सर्वोत्तम शासन प्रणाली मानते हैं। और संयत या बहुतंत्र शासन प्रणाली का विकृत रूप 6 नंबर आता है यश लोकतंत्र। लोकतंत्र तो यहाँ अरस्तु 6 प्रकार की शासन प्रणालियाँ बता रहे हैं। इसी प्रकार से प्लेटो ने भी 6 प्रकार की शासन प्रणालियाँ बताई हैं। अब मूल बात यहाँ ये है कि भाई नगर राज्यों के अंतर्गत उस समय विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ थी। अब इन विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का जब गंभीरता से अध्ययन किया जाता है तो इनके आधार पर जो है राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यूनानियों को एक प्रकार से नगर राज्यों के अंतर्गत एक प्रयोगशाला मिली। एक प्रयोगशाला के रूप में जो है नगर राज्यों का प्रयोग किया गया, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ थी और किस शासन प्रणाली में क्या अच्छाई है क्या बुराई है ये व्यवहार में देखने के लिए मिली, क्योंकि वहाँ आए दिन शासन प्रणालियों में परिवर्तन होता था और विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ थी। तो नगर राज्य के लोगों को ये सब बातें देखने के लिए मिली और इसके आधार पर इन्होंने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण किया, राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा की, इन्होंने अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया। अतः कहा जा सकता है कि यूनान में विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों का महत्व था, विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियाँ मौजूद थी। विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के आधार पर इन विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालियों के आधार पर यूनानियों ने अपने राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ लिखा है परिवर्तन चक्र का सिद्धांत। संविधानों में परिवर्तन चक्र का सिद्धांत किसने दिया बेटा? ये अरस्तु ने। अब अरस्तु के बारे में सारी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने प्लेटो अरस्तु समझा दिया है। ठीक है बेटा, अब यहाँ मैंने डायग्राम बनाई। डायग्राम क्या होगा? राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव के कारण नोट करेंगे। प्रादुर्भाव के कारण, अब इसमें यहाँ पर 6 के 6 बिंदु नोट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है बेटा, अब यहाँ राजनीतिक चिंतन के प्रादुर्भाव के 6 कारण है, क्रम से नोट कर लेंगे। नंबर 1 भौगोलिक स्थिति, नंबर 2 जिज्ञासा की वृत्ति, नंबर 3 विवेक बुद्धि, नंबर 4 मनुष्य को अपनी महत्ता का ज्ञान, नंबर 5 मानवीयता और नंबर 6 विविध शासन प्रणालियों का महत्व। इन सब आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यूनान के अंतर्गत वो पृष्ठभूमि, वो परिस्थितियाँ थी, क्या वो पृष्ठभूमि, वो परिस्थितियाँ थी जिनके कारण वहाँ पर सर्वप्रथम पूरी दुनिया में सर्वप्रथम व्यवस्थित क्रमबद्ध राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ हुआ। ये हो गया आज का हमारा लेक्चर कि भाई यूनान में ही सबसे पहले राजनीतिक चिंतन का जन्म क्यों हुआ। तो मुझे विश्वास है मेरे विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।